यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि इसके यहाँ पर मेंटरशिप टेस्ट है, टेस्ट नंबर यहाँ पर 13 देखेंगे। यूपीएससी यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम होना है 24 मई को, उसके लिए पेपर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 13 नंबर टेस्ट को। और यहाँ पर जो सिलेबस है इसका इकोनॉमिक का यहाँ पर पूरा पेपर है और इसमें 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स को भी देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। और मैंने आज सुबह डिस्कस किया हुआ है यूकेटी का जो अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज टेक, इसका टेस्ट नंबर 17 जो ज्योग्राफी का, एनवायरमेंटल और जो फिजिकल ज्योग्राफी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप जाके कवर कर सकते हो उनको भी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से इसमें बोले पीएम मित्रा पार्क योजना के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इस योजना के अंतर्गत ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों ही प्रकार की साइटें शामिल है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या हुआ, ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्राउन फील्ड जो साइट होती है इससे ऐसा होता है कि ऐसे जिनमें यहाँ पर कुछ भौगोलिक अवसंरचना मौजूद होती है जिसमें यहाँ पर विश्व स्तरीय मानक और जो उसके अनुसार उन्नत किया था इनका, तो उसके यहाँ पर ब्राउन फील्ड में मानते हैं, तो ये बात सही होगी। वस्त्र मंत्रालय जो होता है ये क्या होगा, और ग्रीन साइट क्या होती है, ग्रीन साइट जो होती है इसका आशय पूरी तरह से नवीन और औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत से विकसित करना, ठीक है। वस्त्र मंत्रालय इस योजना को लागू करने के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त जो स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन के माध्यम से इसकी निगरानी करेगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र मंत्रालय जो होगा इस योजना का नोडल मंत्रालय होगा जो इसके क्रियान्वयन और निगरानी हेतु उत्तरदायी होता है। इसके तहत यहाँ पर प्रत्येक पार्क का प्रबंधन केंद्र तथा राज्य सरकार के जो संयुक्त स्वामित्व वाले एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा किया जाना शामिल होगा। आंसर क्या होगा, दोनों बातें सही, आंसर सी। क्वेश्चन 2 है भारतीय पहल, BHART, यहाँ भारतीय पहल के बारे में विचार करना है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह इसके अंतर्गत शुरू किया गया था। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारतीय जो है ये भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी अनुकूलन और उन्नति और निर्यात और सक्षमता इंक्यूबेशन केंद्रों का, इसका पहल कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण जो है एपेडा द्वारा शुरू किया गया था, ना कि इसके मंत्रालय द्वारा, तो ये बात गलत हो जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पहले पायलट समूह में 100 एग्री फूड और एग्री टेक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, यह पहल GI टैग वाले उत्पादों, ऑर्गेनिक फूड्स, प्रोसेस्ड भारतीय कृषि खाद्य उत्पाद और पशुपालन उत्पाद जैसी उच्च मूल्य वाली श्रेणियां पर केंद्रित होगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा, 2 और 3 सही है, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात, इसे प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इस रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया कि वैश्विक RN जो डी होता है उसमें व्यय 2010 के बाद से अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया, जो नवाचार विशेष या निवेश में प्रगति का संकेतक होगा, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक जो R&D यहाँ पर जो उत्पादन है उसमें घटकर 2.9% रह गया है, ठीक है। और ये 2025 में इसके 2.3 तक घटने का अनुमान है, ठीक है, जो 2010 के वित्तीय संकट के बाद से सबसे निम्न स्तर पर है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें कमी आई है ना, तो यहाँ से जो सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, तीसरे का करेक्ट आंसर यहाँ से एक बात इसकी सही है। क्वेश्चन 4 है पॉलीमेटालिक सल्फाइड निक्षेप के संबंध में विचार करना है। ये निक्षेप सामान्यतः 200 मीटर तक गहराई वाले तटीय क्षेत्रों तक सीमित होते हैं। पहली बात। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात चौथी की यहाँ से ये आपकी गलत होगी। चौथी की पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत होगा। क्यों, देखो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर PMS निक्षेप है समानता मध्य महासागरीय कटक के लगभग 3700 मीटर की गहराई और स्पेस और महाद्वीप जो तट है उससे दूर बैंक ऑर्क बेसिन में मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगा, सीमित होते हैं, है ना, ये गलत हो गया। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला वैश्विक जो अन्वेषण है इसके तहत अब तक PMS हेतु महासागरीय रिच के 70 से अधिक भाग मानचित्रण कर लिया गया है, 70% से। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ से करीब इसका जो अब तक केवल 5% क्षेत्र ही यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण किया जा चुका है, ठीक, गलत होगा, दोनों गलत है, आंसर डी। 5वां नंबर है हाल ही में मोरक्को में शुरू की गई टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की रक्षा निर्माण इकाई में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाएगा। आंसर हो जाएगा 5वीं का बी, व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म्स 8x8 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल। बी यहाँ से क्या होगा, 5वीं का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित TASL इकाई व्हील्ड जो आर्म्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसमें निर्माण में किया जाएगा इसका, और स्वदेशी रूप से विकसित होगी, और साथ ही यहाँ पर मॉड्यूलर और बहुभूमिका इसकी वाला जो लड़ाकू विमान है जिससे यहाँ पर TASL तथा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने संयुक्त रूप से इसमें डिजाइन किया है, ठीक है। आंसर यहाँ से 5वें का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 है, हाई सीज संधि या BBNJ समझौते के बारे में विचार करना है। ये संधि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके तहत विश्व के लगभग 2/3 महासागर क्षेत्र में शामिल होंगे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 6वें नंबर का स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा। सेकेंड, ये संधि समुद्री अनुवांशिक संसाधनों तक समान पहुंच और उनसे होने वाले जो लाभ न्याय संगत है उसके जो वितरण उसको सुनिश्चित करेगा या बढ़ावा देगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, इस संधि हेतु इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी द्वारा सचिवालय के रूप में भूमिका निभाई जाएगी। तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस संधि में संचालन जो होगा सामुद्रिक कानून और संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के ढांचे के तहत यहाँ पर किया जाएगा, और इसकी संस्थागत संरचना के क्रम में प्रारंभिक कार्य चल रहा है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप के साथ इसकी स्वयं की सचिवालय प्रणाली होगी। तो ये बात गलत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सब बात यहाँ से इसका सही है। क्वेश्चन 7वां, राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति 2025 के संबंध में विचार करना है। इस नीति के तहत भारत में 10 भूतापी क्षेत्रों की पहचान की गई, जिसमें हिमालय, कैम्बे बेसिन, अरावली, महानदी बेसिन और गोदावरी बेसिन भी शामिल की गई हैं। पहली बात, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये बात सही है, ठीक है। सेकेंड बात है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ मिलकर परित्यव्यक्त जो तेल कुओं के पुनः उपयोग के माध्यम से भूतापी ऊर्जा परियोजनाओं को अन्वेषण करेगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? आंसर भूतापी ऊर्जा नीति के बारे में दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। आंसर क्या होगा? 7वें का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, सी। क्वेश्चन 8 है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का, ये प्रकाशन किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। इस रिपोर्ट में वैश्विक ताजे जल के संसाधन की उपलब्धता, विवरण और इसकी जो प्रवृत्ति होती है उसका मूल्यांकन किया जाता है, और इसमें नदी, प्रवाह, भूजल स्तर होते हैं जो उसमें हिमनद, गलन और सूखा एवं बाढ़ जैसी जो जल विज्ञानी हैं चरम घटनाओं की संबंधित आंकड़े को विश्लेषण करती हैं, ठीक है। बी क्या होगा? यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, सुपर टाइफून रागासा से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें या इससे मुख्य रूप से हांगकांग, दक्षिण चीन, ताइवान और उत्तरी फिलीपींस प्रभावित हुए थे। पहली बात, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, कमजोर होने से पहले कई बार भूमि टकराने के कारण इसका ट्रैक विनाशकारी था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से 9 नंबर का जो स्टेटमेंट रहेगा इसका गलत है, क्योंकि रागासा अपनी अवधि की अधिकांशिक समय समुद्र जली जो ऊपर बना रहा था और इसके अनेक बार भूमि से नहीं टकराया था। इसी कारण ये लंबे समय तक इसकी अत्यधिक तीव्रता बनी रही थी, ठीक है। और ये भूमि से टकराने पर चक्रवात की ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना है। चक्रवात के लेफ्ट फ्रंट क्वाड्रेंट जहाँ सबसे तीव्र पवनें प्रवेश होती हैं वो डर्टी साइड कहा जाता है इसको। तीसरी बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्षेत्र स्टार्म लेफ्ट फ्रंट क्वाड्रेंट या डर्टी साइड से प्रभावित हुआ है, तो ये बात गलत हो जाएगा। और उस कड़नी चक्रवात में एक क्लीन साइड और एक डर्टी साइड होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की गति दिशा की सापेक्ष दाईं ओर का हिस्सा डर्टी साइड कहलाता है, और जबकि बाईं ओर का हिस्सा एक क्लीन साइड के रूप में माना जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? डर्टी साइड अधिक विनाशकारी होता है, और क्योंकि यहाँ पर तूफान की आगे बढ़ने की गति उसकी बैकग्राउंड की जो रोटेटिंग सर्कुलेशन होता है उससे संबंधित हो जाती है, जो हमेशा वामवर्त दिशा में होती है, जहाँ दोनों गतियाँ अक्ष के चारों ओर पूर्णतः क्या घूर्णन और स्टाम करने से आगे बढ़ती रहती हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। आंसर 9 का एक बात इसकी सही है, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, नेपाल में हाल ही में राजनीतिक घटनाओं के संबंध में विचार करना है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 10वें का क्या होगा? 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट बात है, बात सही है, ठीक है। सेकंड बात है, नेपाल की प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भंग किया गया था। सेकंड बात यहाँ से ये भी सही है। सुशीला कार्की उन्हें यहाँ पर उनकी सत्यनिष्ठा के लिए यहाँ पर और भ्रष्टाचार विरोधी जो दृष्टिकोण था उसके लिए जाना जाता था। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जो यहाँ पर देश की लोकतांत्रिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी, ठीक है। यहाँ से दोनों बातें इनकी करेक्ट है। उनकी नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति पौडेल ने अंतिम सरकार का गठन और सुगम के लिए यहाँ पर प्रतिनिधि सभा उसका आदेश को भंग किया था, ठीक है।
दोनों बातें सही है। आंसर 10वें का सी। क्वेश्चन 11, द्रव्य पोर्टल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला बात, इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक अवयव, फॉर्मुलेशन और उत्पाद के संबंध में ओपन एक्सेस सर्चेबल डेटाबेस प्रदान करना। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात बोले, इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा के अंतर्गत भारतीय औषध संहिता आयोग के संचालित किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यह पोर्टल आयुष मंत्रालय की पहल है और इसका विकास एवं प्रबंधन केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान और जो अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा किया जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। आंसर ए यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन 12, हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क के संबंध में विचार करना है। इसके द्वारा सदस्य देशों की तकनीकी सहायता के साथ पंजीकृत एआई स्वास्थ्य उपकरण को ग्लोबल डायरेक्टरी तक पहुंच प्रदान की जाती है। पहली बात, 12वीं का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? ये करेक्ट है। सेकेंड, एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क के साथ एक अग्रणी सदस्य देश रूप में शामिल हुआ है। ठीक है। सेकेंड बात क्या होगा? भारत में शामिल हुआ है, तो सेकेंड बात क्या होगा 12वीं का? ये बात इसकी ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस भूमिका के तहत यहाँ पर आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद डिजिटल स्वास्थ्य डेटा विज्ञान संस्थान के अंतर्गत एजेंसियों के माध्यम से अपनी विशेषता साझा करेगा। ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का, दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान भारतम मिशन के बारे में विचार करना है। ये मिशन हैंड रिटन टेक्स्ट रिकॉग्निशन एवं लिपि पहचान जैसे एआई आधारित नवाचार एकीकरण पर केंद्रित होगा। पहली बात, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित, डिजिटाइज एवं प्रशासित करने के क्रम में ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल होगी। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से 13 का जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपका गलत होगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान भारत मिशन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल होगी, जिससे भारत की पांडुलिपि विरासत और संरक्षण की जो डिजिटलीकरण है उसके अनुवाद प्रचार के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या है? शिक्षा मंत्रालय इसमें नहीं आएगा, ओनली वन करेक्ट है। 13 का आंसर ए। क्वेश्चन 14, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा के कृत्रिम यहाँ पर बुद्धिमत्ता संबंधी शासन के सहयोग को सुदृढ़ करने के क्रम में 2 नए विश्व तंत्रों की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन पहलों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई एंड ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस। बी आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है स्कारबोरो सोल के संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। ये दक्षिण चीन सागर में स्थित एटॉल है जिस पर चीन और फिलीपींस दोनों दावा करते हैं। पहली बात, पहली 15 की बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये सोल पूर्वी एशिया और हिंद महासागर को जोड़ने वाले प्रमुख नौवान मार्गों में निकटता के कारण निर्णायक होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी, हाँ सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित पर विचार करने कथन 1 और कथन 2। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के खातों के संधारण तो उनकी प्राप्तियों के भुगतान और प्रबंधन करके उनके बैंकों के रूप में काम करता है। पहली बात, 16 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये बात करेक्ट होगी। सेकेंड बात है, सेकेंड बात यहाँ से है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 1934 भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारों की ओर से प्राप्ति और भुगतान करने हेतु आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी अग्रिम राशि प्रदान करने का अधिकार देता है। सेकंड बात क्या होगा? 16 का यहाँ पर सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ए यहाँ से आंसर है। 17 कथन 1 कथन 2, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का आर्थिक पूंजी ढांचा ईसीएफ ये निर्धारित करता है कि उसकी जो आय होती है उसका कितना भाग पूंजी भंडार के रूप में रखा जाएगा और कितना भाग सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ पर 17 की ये करेक्ट होगी, बात एकदम सही है। सेकेंड बात है, ईसीएफ ये सुनिश्चित करता है कि आरबीआई जो होता है ये वित्तीय जोखिम और संकटों को निपटने के लिए एक पर्याप्त पूंजीगत बफर बनाए रखे। ये भी बात क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये ढांचा जो सुनिश्चित करता है कि आरबीआई जो प्रणालीगत जोखिम और वित्तीय घात को निपटने के लिए पर्याप्त जो पूंजीगत बफर है उसको बनाए रखे, जिससे क्या होता है मौद्रिक स्थिरता बनी रहती है। दोनों बातें यहाँ पे 70 नंबर की करेक्ट है। 17 नंबर का दोनों करेक्ट है। आंसर तीसरा देखते हैं।
तीसरा भी है ईसीएफ सरकार को आरबीआई के उद्देश्यों के संतुलन स्थापित करने के लिए उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। तीसरा क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 17 का ए, सही है। क्वेश्चन 18, भारत में भुगतान बैंकों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। भुगतान बैंकों को ग्राहकों को ऋण देने के लिए और क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति होती है। पहली बात, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ भुगतान बैंक ऋण देने और क्रेडिट कार्ड जाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि जो उनकी भूमिका होती है ऋण सृजन की बजाय जमा स्वीकार करने और धन प्रेषण की सुविधाएं प्रदान करने तक सीमित होगी। सेकेंड बात है, इसी वजह से देखो पेटीएम था ना, पेटीएम यहाँ पर क्या था, पेटीएम में क्रेडिट कार्ड निकाला हुआ था, है इस वजह से क्या इसको कुछ टाइम के लिए बैन किया गया था, बंद भी किया, मतलब कुछ इन पे इशू चल रहा था, राइट। तो ये चीज़ याद रखना है ना। फिर यहाँ से पेटीएम ने फिर से चालू किया, तो किसी के साझेदारी से, मतलब किसी के सहयोग से यहाँ सर क्रेडिट कार्ड निकाला हुआ है ना। आगे देखते हैं। सेकेंड बात, भुगतान बैंक केवल मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं तथा प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए की सीमा के साथ बचत और चालू खाते खोल सकते हैं। सेकेंड बात, 18 का जो सेकेंड बात होगी यहाँ से ये करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन 19 यहाँ से, इसमें बोले भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई के बारे में विचार करना है। यह मौजूदा एफडीआई 10% से नीचे चला जाता है तो वहाँ पर उसे एफपीआई माना जाता है। पहली बात, 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, यह बात गलत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 तक यदि कोई मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हिस्सेदारी 10% से कम हो जाती है तो उसे एफडीआई माना जाता है और उसकी सीमा तक पुनर्स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये नियामक सिद्धांत एक बार एफडीआई हमेशा एफडीआई द्वारा शासित होता है, ये बात गलत होगा। सेकेंड, किसी विशेष कंपनी में निवेशक एफपीआई मार्क और एफडीआई मार्क दोनों के तहत यहाँ पर एक साथ निवेश कर सकता है। सेकेंड बात क्या होगी, 19 का जो सेकेंड बात होगी यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई और फेमा जो है, आरबीआई फेमा के दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवेशक किसी कंपनी या तो एफडीआई मार्क से तहत अथवा उसके मार्क के तहत निवेश कर सकता है, लेकिन एक साथ दोनों नहीं कर सकते ताकि नियामक अधिभार और एक ही निवेश थोड़े वर्गीकरण को बचा पाएं। तो दोनों बातें गलत हैं, आंसर 19 का डी। क्वेश्चन 20, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बारे में विचार करना है। IFSCA की स्थापना वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और संस्थानों के लिए एकीकृत नियामक रूप में कार्य करने हेतु की गई थी। पहली बात, 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात बोले IFSCA भारत के सभी वित्तीय गतिविधियों के लिए एकमात्र नियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के रूप में काम करता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो IFSCA है ये इसके स्थापित होने से पूर्व IFSC का नियमन आरबीआई, सेबी और FRDA और यहाँ पर IRDAI इसके बीच यहाँ पर विभाजित था। जो IFSCA है ये अब तक एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में काम करता था जो आरबीआई के निरीक्षण के अंतर्गत नहीं है, और ये केवल IFSC डोमेन गतिविधियों को विनियमित करता है और संपूर्ण भारतीय लोकतंत्र का संपूर्ण जो भारतीय वित्तीय तंत्र का हिस्सा नहीं माना जाता है। ये बात गलत होगी। ठीक है, आंसर क्या, ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से आंसर होगा। 21 है, भारतीय रणनीतिक विनिवेश के संबंध में विचार करना है। इसमें एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में सरकार की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की बिक्री के साथ साथ एक रणनीतिक खरीदारी प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरण शामिल होता है। पहली बात, 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, वित्त मंत्रालय के अधीन DIPAM नीति आयोग के परामर्श से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को चिन्हित करता है और रणनीतिक विनिवेश करता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक सभी रणनीतिक विनिवेश प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार नोडल प्राधिकरण होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है रणनीतिक विनिवेश में कोई भूमिका नहीं होती है इसकी, ऐसे लेनदेन की पहचान, अनुमोदन या निष्पादन नहीं करता है, क्योंकि इसका संचालन पूर्णतः DIPAM और अन्य सरकारी निकायों द्वारा किया जाता है। ओनली 1 2 करेक्ट है, 21 का आंसर ए। 22, भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के संबंध में विचार करना है। रुपया पूंजी खाते पूर्णतः परिवर्तनीयता है जिससे विदेशी निवेश और पूंजी संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। पहली बात क्या होगी, 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर रुपया पूंजी खाते पूर्णतः परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूंजी अप्रत्याशित बहिर्वाह को रोकने और समष्टि आर्थिक
स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए पूंजी संचालन पर सीमाएं नियंत्रण होती है। पहली बात गलत हो जाएगा। सेकेंड, पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता तब लागू की जा सकती है जब समष्टि आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो जाती है और भुगतान संतुलन नियंत्रण में आ जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट होगा। ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से सही आंसर है। 23 है, भारत में धन प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। अनिवासी भारतीय NRI द्वारा भारत में अपने परिवारों को प्रेषित धन चालू खाते धन प्रेषित जो विप्रेषण है उसके रूप में अभिलिखित किया जाता है। पहली बात 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है, सही बात है। सेकेंड बात बोल रहे हैं 1 वर्ष से कम समय के लिए विदेश में काम करने वाले भारतीय निवासी द्वारा भारत के लिए अपने परिवार को प्रेषित धनराशि चालू करने के खाते के अंतर्गत धन प्रेषण माना जाता है। ये बात इसकी क्या होगी, गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत होता है कि यदि कोई भारतीय निवासी अस्थायी रूप से 1 वर्ष से कम समय के लिए विदेशी का काम करता है तो धन अपने द्वारा प्रेषित कर सकता है। तो प्रेषित करने वाले प्राप्तकर्ता दोनों को भुगतान नियम के तहत निकासी या निवासी के रूप में इनको वर्गीकृत किया जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट होगा कि इसके तौर पर कि अतः इस लेनदेन को धन प्रेषण नहीं मानते हैं और केवल विदेशी जो कंपनी होती है उसको अर्जित चालू खाते के रूप में घटक के रूप में अभिलिखित किया जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या होगा, एक बात इसकी सही है, ठीक है। देखो जितने यहाँ पर क्वेश्चन इकोनॉमिक के हैं आपको यहाँ पर पॉइंट बना के नोट करके लिखते चलना है क्वेश्चन को, या कि जो इनके मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, इनकी बातों को नोट करते चलना है क्योंकि लास्ट तक इकोनॉमिक के क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं इकोनॉमिक कठिन है क्योंकि आप इकोनॉमिक को टाइम नहीं देते हो, ठीक है। आप अच्छे से समझो इनके पॉइंट को, की पॉइंट को नोट करो क्या बोल रहा है वो, और उनको बात को बैठ के रिवीजन करोगे ना तो बहुत अच्छे से एक बात माइंड में फिट हो जाएंगी वो क्या बोल रहे हैं वो, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण हो सकता है। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 24 का। एक तो पहला मजदूरी मुद्रास्फीति के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि, और एक तीसरा विनिमय दरों में अवमूल्यन, और एक चौथा आपका आपूर्ति को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाएं। लेकिन सेकंड नंबर जो विलासिता की वस्तुओं सुभोग की मांग को लेकर वृद्धि, ये अर्थव्यवस्था में लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण नहीं होंगी। 1 3 4 यहाँ से क्या होगा 24 का, सॉरी 1 3 4, हाँ 1 3 4 इसमें होगा ना ए नंबर में, 1 3 4 यहाँ से इसका 24 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो विलासिता वाला था, विलासिता वाले में क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, दूसरा वाला है ना। आगे आते क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 बोला है अपस्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही नहीं है। देखो अपस्फीति के बारे में जहां पर सही नहीं होगा वो हो जाएगा यहाँ से अपस्फीति के संबंध में सही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो अपस्फीति जो होता है, अपस्फीति मुद्रास्फीति की दर में कमी की प्रक्रिया है, ना कि कीमतों में कमी की। इसके तात्पर्य की कीमतें बढ़ती रहती हैं और लेकिन इससे पहले की तुलना में धीमी गति से बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए यदि मुद्रास्फीति 10% घटकर 5% हो जाती है तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर कीमतें अभी भी यहाँ पर बढ़ रही हैं लेकिन कुछ धीमी गति से बढ़ रही है, मतलब कुछ वृद्धि केवल वृद्धि गति से कम हो गई, इनके ऐसा करके बता सकते हो। तो आंसर क्या होगा 25 का सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर, भारत में विकास वित्तीय संस्थान जो है उसके बारे में विचार करना है। DFI जिसको बोलते हैं, DFI मुख्य रूप से उद्योगों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक वित्त प्रदान करते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए अल्पकालिक जो वित्त होता है प्रदान नहीं करते हैं। ये कार्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। इनका कार्य विकासात्मक होता है जो दीर्घकालिक परियोजनाओं में निवेश पर केंद्रित होता है। पहली बात गलत है। सेकेंड है DFI का प्राथमिक जो उद्देश्य है जोखिमपूर्ण परियोजनाओं को वित्त पोषित करना, जिन्हें पारंपरिक वित्तीय जो संस्थान होते हैं वो प्रयास अस्वीकार कर देते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर उनका उद्देश्य केवल यहाँ पर उच्च जोखिम वाले यहाँ पर उद्यम को वित्त पोषित के बजाय उन्हें सामाजिक आवश्यकताओं को वित्त जो व्यवहारता होती है उसके बीच संतुलन बनाना होता है। दोनों बातें गलत है, आंसर डी। क्वेश्चन 27 है 27 नंबर, यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन है सरफेसी अधिनियम 2002 के बारे में विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। ये बैंकों और वित्तीय संस्थानों के उनकी सुरक्षा हितों को लागू करने के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना अनर्जित परिसंपत्ति NPA की वसूली का अधिकार देता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात 27 के आंसर स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, ये विधेयक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ARC के ऋण
वसूली और पुनर्प्राप्ति के उद्देश्य से बैंकों के वित्तीय परिसंपत्ति अधिकारों का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, ये बैंकों और वित्त संस्थानों के प्रतिभूति अधिग्रहण करने उन्हें विक्रय के बकाया राशि वसूलने के सक्षम बनाता है, जिससे यहाँ पर निर्भरता कम होती है। और उपयुक्त संबंध में कौन सा पर सही होगा? तो तीनों बातें यहाँ से क्या है? करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 27 का सही आंसर यहाँ से ये ए स्टेटमेंट सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में बैड बैंक है उसकी भूमिका का सही वर्णन करता है? बैड बैंक यहाँ पर जो भूमिका है उसका सही वर्णन क्या होगा? देखो यहाँ पर पता होना चाहिए पहले बैड बैंक क्या होता है। कोई पारंपरिक बैंक नहीं है जो यहाँ पर ऋण देता है या ऋण जमा स्वीकार करता हो। ठीक है। इसके बजाय ये एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी अथवा परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म के रूप में काम करता है, जो वाणिज्यिक बैंकों के अनर्जन जो परिसंपत्ति होती है उसका अधिग्रहण करता है। इसका उद्देश्य होता है इन तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को समय के साथ साथ प्रबंधन, पुनर्गठन और वसूली करना, जिससे बैंक अपने तुलन पत्र को सुधार कर सके। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी यहाँ से सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में विचार करना है। ऋण और विनिवेश आय पूंजी पर प्राप्तियों के उदाहरण होते हैं। पहली बात, 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, पूंजीगत प्राप्तियां ना तो कोई दायित्व सर्जित करती हैं और ना ही सरकार का परिसंपत्ति में काम करती हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वी प्राप्ति होती जो या तो दायित्व सर्जित करती हैं या उनकी परिसंपत्तियों को कम लाती हैं कमी। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। ए 29 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, कौन सा कथन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी 2016 का सही वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर। आईबीसी ऋणदाताओं को राष्ट्रीय कंपनी वित्तीय अधिकरण एनसीएलटी के माध्यम से चूककर्ता देनकार जो होते हैं देनदार उनके विरुद्ध दिवालियापन कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुमति देता है। बी क्या होगा? 30 का यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखते हैं इसको 31 को, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट में राजस्व प्राप्तियों का एक घटक होता है? केंद्रीय बजट में राजस्व प्राप्ति का जो घटक होता है, आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर सी, सरकार द्वारा किए गए निवेश और लाभांश को लाभ। ठीक है। क्या होगा? सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में संसदीय अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, अनुपूरक अनुदान मांग वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद की जाती है, जब किया गया व्यय संसद द्वारा मूल रूप से स्वीकृत राशि के अधिक हो जाता है। पहली बात क्या होगी? 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो होगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुदानों की जो अनुपूरक मांग है वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत की जाती है, उसके बाद नहीं। जब किसी सेवा के लिए अधिकृत पर्याप्त पाई जाती है तो वह जब कोई नई सेवा होती है उसका सृजन करती है और मूल बजट अनुमान में शामिल नहीं होता है। क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत होगी। सेकेंड बात है, अतिरिक्त अनुदान की मांग वित्तीय वर्ष के दौरान मूल बजट में प्रावधान न किए गए अतिरिक्त नवीन व्यय के लिए संसद की स्वीकृति के प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि आप जो अतिरिक्त अनुदान होता है उसकी मांग वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद की जाती है और जब स्वीकृत राशि से अधिक व्यय पहले ही यहाँ पर किया जा चुका होता है। इन मामलों की जांच लोक लेखा जो समिति होती है, पीएससी पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है, ठीक है, उसके द्वारा की जाती है और उनके बाद उन्हें अनुमोदन के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। आंसर क्या होगा? दोनों बातें गलत है। आंसर 32 का डी यहाँ से सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर। ये कारपोरेट कर नियोजन रणनीति को संदर्भित करता है, जो कर योग आय को कम शून्य कर देने वाले जो क्षेत्राधिकार होता है उसको पुनः आवंटित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर नियम का उपयोग करता है। क्या होगा? 33 का ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर है, यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन है, राजस्व घाटे के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकेंड, राजस्व घाटा यह दर्शाता है कि सरकार भविष्य की परिसंपत्ति के निर्माण की तुलना में वेतन, पेंशन और सब्सिडी जैसी जो वर्तमान आवश्यकता है उस पर अधिक व्यय कर रही होती है। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी? ये भी
करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही है। आंसर 34 का सी। 35 है राजकोषीय घाटे जो फिजिकल डेफिसिट होता है इसके बारे में जो विचार करना है। उच्च राजकोषीय घाटा एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति का संकेत देता है जो अर्थव्यवस्था में मांग पक्षी मुद्रास्फीति दबावों को जन्म दे सकती है। पहली बात 35 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से पहली बात इसकी जो है 35 की ये करेक्ट होगी, सही है। सेकेंड बात राजकोषीय घाटा सरकार में कुल व्यय और कुल प्राप्ति जो उधार को छोड़कर उसके बीच अंतर होता है, ये भी बात यहाँ से सही है। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट हैं। इसमें क्या होता है, घरेलू स्रोत जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक और ट्रेजरी बिल या दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से वित्तीय संस्थान बाहरी स्रोत से होता है, जैसे कि विदेशी सरकारें होती जो उनमें संस्थान और दोनों से उधार लेना शामिल माना जाता है। तो दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही तो सी होगा आंसर। हाँ सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 36 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय नीति के संबंध में पंप प्राइमिंग की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब कहने का पंप प्राइमिंग इनमें से कौन से स्टेटमेंट को सही बताता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर। जो पंप प्राइमिंग होता है इससे तात्पर्य विस्तारवादी जो राजकोषीय नीति होता है उसके तहत एक सरकारी रणनीति से होता है जिसमें सरकार अपने खर्च को बढ़ाती है और मंदी के दौरान समग्र मांग प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है और कर स्तर को कम करती है। बुनियादी ढांचे, स्कूल, सड़क जैसी जो सार्वजनिक कार्य है इसमें निवेश करके सरकार रोजगार उत्पन्न करती है जो प्रयोज्य आय जिससे बढ़ती है और जिससे क्या होता है उपभोक्ता खर्च और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इससे आर्थिक चक्र के गतिरोध विकास की ओर ले जाकर उसे पुनः आरंभ करने में मदद मिलती है। अतः क्या होता है जो प्राइमिंग उच्च व्यय और कम करों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से राजकोषीय प्रसारण का उपयोग करके एक उदाहरण बताती है। आंसर क्या हो जाएगा 36 का सही आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। 37 नंबर है त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए के बारे में विचार करना है। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए ढांचा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की वित्तीय मजबूती बनाए रखने के लिए यहाँ पर सुधारात्मक उपाय के माध्यम से लागू किया जाता है। पहली बात 37 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड पीसीए ढांचा क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है उसके भुगतान और वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर लागू होता है लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रीय जो बैंक है उस पर भुगतान बैंक है, लघु वित्त बैंक है, इसमें यहाँ पर बाहर रखा गया है, इससे ये गलत हो जाएगा। पीसीए ढांचे के अंतर्गत उधार देने, लाभांश वितरण और शाखा विस्तार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। 13 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी यहाँ से क्या होगा 37 का सही आंसर हो जाएगा। 38 है प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान के बारे में विचार करना है। जिन वित्तीय संस्थानों को टू बिग टू फेल माना जाता है उन्हें पूंजी आवश्यकताओं जैसे अतिरिक्त विनियामक एवं पर्यवेक्षी उपायों को अधीन रखा जाता है। पहली बात 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड भारतीय रिजर्व बैंक सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक परिसंपत्ति आकार वाले बैंकों को घरेलू स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में वर्गीकृत करता है। सेकेंड बात भी यहाँ से सही होगी, दोनों बातें सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा 38 का दोनों करेक्ट है, सी। अच्छा तीसरा भी है, तीसरा क्या बोला है, सेबी स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में घरेलू रूप से प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार निकायों की घोषणा करता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ सेबी करेक्ट क्योंकि यहाँ पर सेबी जो होता है इसको द्वारा वित्तीय बाजार निकाय जैसे यहाँ पर एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स इनके रूप में घरेलू जो प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार होते हैं उसके रूप में इसको वर्गीकृत करता है। तो तीनों बातें करेक्ट हो जाएंगी, है ना, दो नहीं फिर तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 38 का डी। 39 निम्नलिखित पर विचार करना है, बाह्य वाणिज्यिक उधार और मसाला बॉन्ड्स, इसके बारे में देखते हैं। बाह्य उधारी जो वाणिज्यिक उधार है उसमें मुद्रा जोखिम भारतीय उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाता है क्योंकि ऋण विदेशी मुद्रा से लिया जाता है। पहली बात 39 का क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड मसाला बॉन्ड्स में भी उधारी भारतीय रुपए में होती है लेकिन मुद्रा जोखिम विदेश निवेशक द्वारा वहन किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा, ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर मसाला बॉन्ड्स ईसीबी का एक प्रकार होता है जो भारत के बाहर जारी किया जाता है लेकिन ये भारतीय रुपए में मूल्यांकित होते हैं और इस स्थिति में निवेशक रुपए में ऋण देता है और विनिमय दर का यहाँ पर जो जोखिम है वह स्वयं वहन करता है क्योंकि ये यदि रुपए का मूल्य गिरता है या बढ़ता है तो उससे मिलने वाले जो वास्तविक रिटर्न है उसमें परिवर्तन हो जाता है।
दोनों बातें करेक्ट है। 39 का आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ से 40 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। जब किसी देश की मुद्रा वास्तविक या नाममात्र रूप से अधिमूल्यित हो जाती है तो उसका व्यापार अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है। पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि जब किसी मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, चाहे वह नाममात्र हो या वास्तविक, उसका मूल्य बढ़ जाएगा, जिससे क्या होता है, निर्यात महंगा हो जाता है और आयात सस्ता होगा, जिससे क्या होगा, देश का व्यापार प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि कम हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, ये गलत हो जाएगा पहला। ठीक है, सेकेंड बात, यदि किसी देश की वास्तविक विनिमय दर, जो जिसको बोलते हैं रीर, है ना, इसका मूल्य बढ़ता है तो इसका अर्थ है कि उसकी व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक घट रही होती है। सेकेंड बात करेक्ट है, आंसर ओनली टू बी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बारे में विचार करना है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है इसका? सही, देखो 3 तो सही होंगे और एक कोई होगा यहाँ से गलत होगा जो। ठीक है, कौन सा गलत है देखते हैं इसको। तो आंसर देखो गलत हो जाएगा 41 का, ये हो जाएगा बी, नाबार्ड कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों को सीधे ऋण उपलब्ध करवाता है। बी यहाँ से गलत हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि हालांकि यहाँ पर जो नाबार्ड होता है ये व्यक्तियों को, किसानों को सीधे ऋण प्रदान नहीं करता है, जबकि इसकी बजाय यहाँ पर ऋण देने वाले संस्थानों को पुनर्वित्त के माध्यम से अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 42 नंबर को। नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें देखते हैं, ये बोला है ICOR वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के संबंध में विचार करना है। ये मापता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है। पहली बात, 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकंड, एक उच्च ICOR इंगित करता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए देश का पूंजी का उपयोग अधिक कुशलता से किया जा रहा है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर एक उच्च ICOR का अर्थ होता है कि समान वृद्धि हासिल करने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है, जो पूंजी के उपयोग की कम दक्षता को दर्शाता है, जबकि कम ICOR जो होता है ये पूंजी के अधिक उत्पादन उपयोग को दर्शाएगा। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है। 42 का आंसर एक बात इसके सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें दो देशों के बीच क्रय शक्ति की क्षमता जो होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को देकर के प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगी। आंसर देगा 43 का करेक्ट आंसर, क्रय शक्ति क्षमता मतलब PPP। ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता, इसका कुछ और मीन्स होगा इंग्लिश में ना, शायद PPP नहीं होगा, पब्लिक प्राइवेट, हाँ PPP नहीं होगा, वो जो मैंने बताया वो नहीं होगा, इसमें दूसरा मतलब है इसका, मतलब पब्लिक की नहीं होगा, क्रय शक्ति क्षमता, है ना। तो देखो ये बोला है कि जो PPP है क्रय शक्ति क्षमता, ये इनमें से कौन से दो देशों के बीच यहाँ पर क्रय शक्ति होगी। आंसर जाएगा 43 का। एक तो यहाँ पर वस्तु और जो सेवाएं उसके एक ही समुच्चय की कीमत में एक समान मुद्रा में व्यक्त करने की समान होनी चाहिए। पहली बात होगी, एक बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा है दोनों देशों में मुद्रास्फीति दरें समय के साथ बराबर होनी चाहिए, ये भी बात सही है। अंकित विनिमय दर PPP विनिमय दर के बराबर होनी चाहिए, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें क्या आंसर करेक्ट है। 43 का आंसर ये बात इसकी सही हो जाएगी। 44 है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI के बारे में विचार करें, कौन से किसे जो निम्नलिखित में से किसे शामिल इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 44 में इसे शामिल नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ से बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं पर लगाए गए जो अप्रत्यक्ष कर हैं इसको शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो थोक मूल्य सूचकांक है ये थोक स्तर पर जो मुद्रास्फीति का संकेतक होता है और ये खुदरा बाजार तक पहुंचने से पहले थोक व्यापार के जो की जाने वाली वस्तुएं उसका औसत परिवर्तन में ट्रैक करता है, और जिसमें अपने नीति निर्माताओं को आपूर्ति पक्ष में मुद्रास्फीति रुझानों को आकलन करने में मदद मिलती है। WPI विनिर्मित उत्पादों, फैक्ट्री गेट मूल्य, प्राथमिक वस्तुएं, थोक मूल्य और ईंधन जैसी जो बिजली आधारभूत शामिल इसमें होते हैं, जो उत्पादकों की प्राप्त लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसमें थोक स्तर पर बाजार की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर WPI जो होता है इसमें अप्रत्यक्ष कर, परिवहन लागत और खुदरा मार्जिन को शामिल नहीं करते हैं। ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 है, सीनियरेज सिक्का ढलाई मुनाफा की धारणा के बारे में सबसे अच्छी बातें कौन समझा रहा है। आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर, मुद्रा सृजन और रिजर्व
धारण से केंद्रीय बैंक की होने वाला एक लाभ है ये। बी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर जो सीनरेज या सिक्का ढलाई मुनाफा है ये मुद्रा जारी करने और वित्तीय प्रणाली को रिजर्व बनाए रखने का केंद्रीय बैंक होने वाले एक लाभ को दर्शाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है ट्रेजरी बिल या टी बिल के बारे में विचार करना है। ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा एक वर्ष से कम की परिपक्वता वाली अवधि के लिए जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन होते हैं। पहली बात। 46 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, ट्रेजरी बिल के तहत परिपक्वता तक नियमित अंतराल पर निश्चित ब्याज भुगतान किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर टी बिल जीरो कूपन प्रतिभूतियाँ होती हैं जिसका अर्थ होता है कि इसमें आवधिक ब्याज का भुगतान नहीं होता है। इन्हें अंकित मूल्य या फेस वैल्यू पर छूट डिस्काउंट दिया जाता है और यहाँ पर परिपक्वता पर अंकित मूल्य बराबर भुगतान किया जाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन यहाँ से करेक्ट है आंसर 46 का ए। 47 नंबर है मुद्रा बाजार उपकरण के संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं। कॉल मनी का आशय उन निधियों से है जिन्हें बहुत अल्प अवधि मान सकते हो समानता रात भर से लेकर 14 दिन की तक उधार लिए गए थे। पहली बात क्या होती है 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, वाणिज्यिक पत्र एक यहाँ पर क्या होता है सिक्योर्ड प्राइमरी प्रोमिसरी नोट से जिसे कॉर्पोरेट्स एनबीएफसीज और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा जारी किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी 47 का सेकंड बात यहाँ से ये गलत है क्योंकि यहाँ पर वाणिज्यिक पत्र वास्तव में अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होता है ना कि यहाँ पर सिक्योर्ड। इसे कॉर्पोरेट एनबीएफसीज और सार्वजनिक बैंक की जो इकाई होती है उसके 7 दिन से कम एक वर्ष तक यहाँ पर इसको क्या होता है परिपक्वता अवधि के लिए अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। सेकंड गलत है। तीसरा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स मुख्य रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किए जाने वाला एक अनसिक्योर्ड उपकरण होता है। ये बात सही है। 1-3 सही है आंसर यहाँ से सी सही आंसर है। 48 है 48 बोला भारतीय मुद्रा से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा केवल ₹1 के नोट को छोड़कर जारी सभी बैंकों के नोट सोना सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जैसी संपत्तियों द्वारा समर्थित होती है। पहली बात 48 का पहला क्या होगा यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ₹1 का नोट तथा सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक की देनदारी ये लायबिलिटीज होती हैं। सेकंड बात होगी सेकंड बात यहाँ से इसकी ये गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ₹1 का नोट और यहाँ पर सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं अतः यहाँ पर भारत सरकार की देनदारी आरबीआई नहीं होगी। ठीक है, और आरबीआई द्वारा केवल वितरण एजेंट के रूप में भूमिका निभाई जाती है। ओनली वन करेक्ट है आंसर क्या होगा आंसर जाएगा 48 का यहाँ से ए बात इसकी सही है। 49 नंबर है भारत में मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा के संबंध में घटकों पर विचार करना है। देखते हैं 49 का पहला है लोगों के पास उपलब्ध मुद्रा वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित अंतर्जमा और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में रखा गया नगद मुद्रा भंडार। इनमें से बोला है कि उपयुक्त में से कितने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित मुद्रा आपूर्ति में शामिल होंगे। आंसर हो जाएगा केवल एक इसमें शामिल है। कौन सा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई में रखा गया नगद जो भंडार होता है ये यहाँ पर इसमें शामिल होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बात इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50 नंबर, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन है मौद्रिक नीति समिति के संबंध में विचार करना है। मौद्रिक नीति समिति 6 सदस्य 3 भारतीय रिजर्व बैंक और 3 यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। पहली बात क्या होगी 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है सही है। सेकेंड बात बोल रहे मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसको बोलते हैं एमपीसी के निर्णय केवल अनुशंसात्मक प्रकृति के होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक पर बाध्यकारी नहीं होते। ये बात गलत है क्योंकि एमपीसी निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक पर बाध्यकारी होते हैं। ये केवल अनुशंसात्मक नहीं होते हैं बल्कि एमपीसी के रेपो दर तय करने के लिए विशेषाधिकार होता है इनका। जबकि यहाँ पर अन्य मौद्रिक साधन जैसे रिवर्स रेपो और एसएलआर ये क्या आरबीआई के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है आंसर ए यहाँ से सही है। तो इस टाइप से यहाँ पर मेंटरशिप का जो टेस्ट नंबर 13 है, ठीक है, जो टेस्ट नंबर 13 है इसका पार्ट हमने किया यहाँ से 50 क्वेश्चन कवर हो गए। अगला जो आएगा पार्ट 2 उसमें 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हम लोग कवर करेंगे। और हम लोग सुबह देख चुके हैं यूकेटी का जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 17 उसका पार्ट 2 देख चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी के वहाँ पर इन्वायरमेंटल और यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है तो वहाँ पर इसको आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी टेस्ट नंबर 18 को कल देखेंगे।
राइट, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।